नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गढ़वाल लोकसभा से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी तैयारियों में जुट गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कुछ महीनों से कोटद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक के कई दौरे कर चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ किया है कि पार्टी का उन्हें जो भी आदेश होगा उसका वह पालन करेंगे। जनपद पौड़ी निवासी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की पिछले कुछ दिनों से अचानक बढ़ती सक्रियता से बीजेपी के दूसरे नेताओं में खलबली मची हुई है। ये जानकारी देने में बेहद खुशी हो रही है कि अभी 10 महीना हो रहा है और 10 महीने में 16,000 करोड़ से ज्यादा हमारा ग्राउंड पर आ गया है। 40,000 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलने वाला है। इस तरह का ये सफल डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ये हमारा सफल जो आयोजन हुआ, आज उसके परिणाम राज्य में आ रहे हैं। जो जनपद गढ़वाल है, पौड़ी जिसको हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, तो मेरा गृह क्षेत्र है। मेरी शिक्षा दीक्षा भी सारी यहीं पर हुई है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है तो पार्टी डिसाइड करती है, भारतीय जनता पार्टी में, किसको कहां से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो ये पार्टी जो भी तय करेगी उसका हम लोग पालन करेंगे। ये देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे को मौका मिला और मैंने प्रयास किया कि मैं राज्य के लिए कुछ योगदान कर सकूं। वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर मंडी गेट परिसर के सामने टुकटुक में बैठी हुई दो महिलाओं में लड़ाई हो गई और इन सब का वीडियो किसी ने बना लिया, जो कि गदरपुर क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सारा मामला दो सगी बहनों की आपसी घरेलू विवाद का है, जिस पर मारपीट के बाद ये महिलाएं लड़ते झगड़ते गदरपुर थाना परिसर पहुंची और वहां पर जब पुलिस ने कार्रवाई की बात कहकर तहरीर मंगवाई तो इन बहनों ने आपस में समझौता कर लिया और गदरपुर पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी, जिस पर गदरपुर पुलिस ने शांति भंग करने और के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और इस तरह सड़क पर लड़ने से भी मना किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाजपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपसी घरेलू विवाद को लेकर दो सगी बहनें आपस में झगड़ गईं और जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। बीच सड़क में ये दोनों महिलाएं आपस में लड़ रही थी और ये वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो कि अब वायरल हो रहा है। देहरादून में नशीली दवाइयों की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर जब पुलिस द्वारा रेड की गई तो इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां मिलने पर खुद पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस को सूचना मिली कि बल्लोपुर चौक पर दो मेडिकल स्टोर नकली दवाइयों को बेचने का काम कर रहे हैं। मामले पर तफ्तीश करने पर पुलिस को ट्रामाडाइल की 56,448 और एन्फ्राजोलम की 11,400 टैबलेट बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत बाजार में 50 लाख के करीब आंकी जा रही है। बता दें कि दोनों ही दवाइयां बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती, जबकि जिन मेडिकल स्टोर पर यह दवाइयां बेची जा रही हैं उनके पास खुद दवाई बेचने तक का लाइसेंस नहीं है। ये दोनों ही स्टोर कृष्ण कुमार और विनय कुमार नामक दो सगे भाइयों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि इन्हें दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए 10 साल हो गए हैं। वहीं रेस कोरस निवासी इंद्रजीत से इन दोनों दवाइयों को खरीदा करते थे और पुलिस का कहना है कि इंद्रजीत की भी जल्द ही अरेस्टिंग की जाएगी। करते हैं इसमें वगैरह बहुत भारी संख्या में मात्रा में हम लोगों ने बरामद किया है, आधा किलो से लेकर के छोटी छोटी मात्रा में। इसी सिलसिले में हम लोगों की टीम में बची हुई थी, जानकारी मिली कि सिद्धोवाला में एक वंश मेडिकल स्टोर है, वहां पर आपकी जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा बेचा नहीं जा सकता, जिसमें आपका ट्रामाडॉल है, अल्फ्राजोलाम है, ये दवाइयां प्रतिबंधित दवाइयां इलीगल तौर से बेची जा रही हैं। हमारी टीम गई, हमारी टीम ने जब पुख्ता हुआ कि भाई बेचे जा रही हैं तो हमने फिर कल शाम को रेड किया। रेड करने पर आपका ट्रामाडॉल के 56,448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्फ्राजोलाम के 11,400 टैबलेट जो है बरामद हुए।
वहीं देहरादून में प्रशासन ने जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में 18.67 करोड़ की स्टैंप शुल्क की चोरी पकड़ी है, जिसके चलते शुल्क चोरी पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। दरअसल प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई थी। ऐसा कर स्टैंप शुल्क कम जमा कराकर सरकार को राजस्व में चपत लगाई जा रही थी। इस पर डीएम सोनिका ने स्टैंप शुल्क चोरी के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम रामजीत चरण शर्मा ने बताया कि संपत्तियों का मुआवजा और मुआयना किया गया है। जांच में 18,67,226 स्टैंप ड्यूटी में कमी पाई गई है। संबंधित संपत्ति मालिकों पर 8,45,509 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही 6,24,130 रुपए का ब्याज समेत कुल धनराशि 33,46,865 जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अगर धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो संबंधित डिफॉल्टर से 10% और धनराशि ली जाएगी। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क में काफी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे, जिनका स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद इसमें 8,45,000 का अर्थदंड और 6,34,000 का ब्याज लगा के कुल 33,42,000 रुपए के स्टाम्प के मामले अभी तक डिसाइड हुए हैं और जिनमें नोटिस जारी हो चुके हैं। और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब ये अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। वहीं जनसंख्यिकीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश और असम की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कवायद तेज की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और अन्य विरासत को संजोए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए प्रदेश सरकार हर स्तर से प्रयास भी कर रही है। सीएम धामी ने साफ शब्दों में संकेत दिया है कि उत्तराखंड की शांति व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जो कदम जरूरी हैं वो उठाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अन्य कुछ प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गुल्लर गोजी गांव से है, जहां ग्राम समाज की सरकारी भूमि से राजस्व विभाग ने बुलडोजर चलाकर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। उक्त जमीन पर जल जीवन मिशन के तहत भूमि पर टंकी का निर्माण किया जाएगा। मीडिया से रूबरू होते हुए उपजलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जो टैंक बनाए जा रहे हैं उसी के तहत गुल्लर गोजी गांव में भूमि को चिन्हित किया गया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। मिशन के तहत जो टैंक बनाए जा रहे हैं तो उसी के लिए एक हमारे द्वारा गुलर गोजी में भूमि का चिन्हित किया गया था। तो उसमें देखा था कि कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। उनको पूर्व में भी बता दिया गया था कि आप इसको हटवा लें, लेकिन उनके बावजूद भी इनके द्वारा ना ही अतिक्रमण हटाया गया था और ना ही वहाँ पर कार्य करने दे रहे थे। तो इसी उसमें हमारी जो राजस्व की टीम है मौके पर जाके उन्होंने अपने उसमें जेसीबी चला के मौके पर अपना पोजीशन ले लिया है। कार्रवाई की जा रही है और अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। गांव की ऐसी जमीनों को चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और उन पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें जसपुर की दिखा रहे हैं हम, जहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। गांव की जमीनों को चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और भारी पुलिस सुरक्षा बल के बीच में यह कार्रवाई की जा रही है।
उधर रानीखेत कैंट के सिविल क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल करने की मांग को लेकर रानीखेत विकास संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन 52वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की और धरने के दौरान सभा में वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन स्तर से आंदोलन की कोई सुध नहीं ली जा रही है। अब तक शासन की तकरार को तोड़ने के लिए आंदोलन उग्र रूप से प्रदान करना एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का आंदोलनकारियों ने संकल्प लिया है। आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए आम नागरिकों से भी एकजुट होने के लिए और सहयोग करने की अपील की गई है। बता दें कि धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ नागरिक व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासन की अनदेखी से आंदोलनकारी भड़के हुए हैं, जहां पर विकास संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। बता दें कि 2 माह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलनकारी अपना धरना जारी रखेंगे। वहीं कांग्रेस के संगठनात्मक रानीखेत जिले में महिला कांग्रेस टीम का गठन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में महिला कांग्रेस रानीखेत जिलाध्यक्ष गीता पवार ने जिले में अपनी नई टीम की घोषणा की। जिला कार्यकारिणी में ताड़ीखेत की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रचना रावत को संरक्षक, जबकि नवगठित कार्यकारिणी के लिए नेहा साह मेहरा और नगर अध्यक्ष बसंती डोरियाल को उपाध्यक्ष, कुसुम जोशी को नगर महासचिव, माधवी लाल को नगर सचिव, रेखा आर्य को नगर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नव मनोनीत पदाधिकारियों ने पार्टी को मजबूत प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक मातृशक्ति को जोड़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बैठक में पीसीसी कैलाश पांडे, नगर अध्यक्ष उमेश भट्ट, अगस्त लाल शाह, वरिष्ठ महिला सदस्य गीता सजवान और नगर उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आप कह सकते हैं खूबियां हैं वो हम खुल करके बाहर निकाल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कार्यशैली से लोगों में प्रभाव छोड़ सकते हैं और उसके अलावा हम अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो मेरा अपनी बहनों से यही अनुरोध है कि आज हम बहुत ज्यादा चर्चा न करके सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे। बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर विधायक मदन बिष्ट आधी रात को स्वास्थ्य विभाग को देखने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा हाट में पहुंचे, जहां डॉक्टर मौजूद नहीं होने पर वो भड़क गए, जिसके बाद प्रभारी चिकित्सक को फोन किया गया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आया। वहीं क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा को फोन कर व्यवस्था की जानकारी मांगी। विधायक ने कहा कि बार बार समझाने के बावजूद भी अस्पताल में कोई डॉक्टर रात में मौजूद नहीं होता, जिस कारण कोई भी मरीज यहां भर्ती होने से घबराते हैं। इसमें चाहे कोई भी हो, मैं स्वास्थ्य की सुविधाओं को मैं सुधारूंगा। सरकार किसी की भी हो, सरकार की जुमलेबाजी की सरकार, झूठों की सरकार, जिस तरीके से बीजेपी इस प्रदेश में शासन और राज्य चला रही है, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हमारे पास मौका बहुत है। कोई भी आदमी इसमें कोई भी अनियमितता बरतेगा, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 18 डॉक्टर्स दोराट के अंदर से हैं, दे आर फ्रेशली एमबीबीएस। भाई ड्यूटी इज ड्यूटी, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है तो कम से कम उनको अपने कार्य की भी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। तो विधायक ने देर रात अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर डॉक्टरों की मौजूदगी न होने पर विधायक भड़क गए और उसके बाद उन्होंने
तत्काल फोन किया और जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की शिवाजी नगर निवासी सुरेंद्र सिंह नेगी और उसके साथी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के मामले में बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थन में सैकड़ों लोग कोतवाली का घेराव करने पहुंचे और समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेंद्र सिंह नेगी के तहरीर पर दर्ज किए गए मुकदमे में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का नाम शामिल नहीं किया गया है। सुरेंद्र सिंह नेगी को कैबिनेट मंत्री से जान का खतरा है और उसको अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस ने सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई है। काफी देर तक पुलिस समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी कैबिनेट मंत्री का नाम एफआईआर में शामिल करने की मांग और गिरफ्तारी को लेकर अड़े रहे। आखिर में आरटीआई की जानकारी के तहत पुलिस ने एफआईआर में दर्ज नामजद लोगों के सार्वजनिक करने का गुस्सा शांत किया और सुरेंद्र सिंह नेगी को सुरक्षा उपलब्ध करवाने का दावा भी किया। सीओ संदीप नेगी ने बताया कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, उनके समर्थक कौशल बिजलवान और गनर गौरव राणा का नाम भी पहले से ही एफआईआर में नामजद है और अब गनर के साथ ही दीपक नेगी का भी नाम नामजद कर लिया गया है। बिंदु संख्या 1 मुकदमा संख्या 201/23 में 3 अभियुक्त नामजद कर दिए गए हैं। पहला प्रेमचंद्र अग्रवाल, दूसरा कौशल बिजलवान, तीसरा गौरव राणा। बिंदु संख्या 2 में जवाब है, उक्त अभियोग में एक अन्य अभियुक्त दीपक नेगी का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसे नामजद किया गया है। तो 4 लोग नामजद हो चुके हैं अब तक। बिंदु संख्या 3 5 मई 2023 को जो चौकी एम्स में तहरीर दी गई है, उसको भी जांच में समायोजित किया जाएगा। बिंदु संख्या 4 सुरक्षा के मद्देनजर इन्होंने बताया कि सुरेंद्र नेगी जी को जो पुलिस हिरासत में पुलिस में सुरक्षा में बैठाया गया था, उसका कोई व्यक्ति उसके साथ कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई मतलब उनका यह था कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने रखा था और मेडिकल के लिए बोला नहीं गया था, इसलिए मेडिकल नहीं कराया गया। है कि हमारी वो मजबूरी थी, इसे हम क्या मजबूरी समझे? ये प्रशासन का दबाव है ये प्रशासन का। ये कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी थी कि हम उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। ये हर एक थाने से थाने रात भर घुमाते रहे और इनको ट्रीटमेंट देने का टाइम नहीं मिला। ये कहते हैं, इसे मैं क्या समझूं? इसे मैं राजनीति दबाव समझो। इनके ऊपर ये राजनीति दबाव है। इस बार की केदारनाथ धाम यात्रा में तैनात पुलिस बल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। कुबेर गौधेरा और भैरव गौधेरा के पास आए ग्लेशियर को हटाने के लिए कार्य स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस बल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ मार्ग खोलने में भी गौती फावड़ा और चलाकर मदद की जा रही है। पुलिस का मानना है कि अत्यधिक ठंड के बीच इस तरह से शारीरिक श्रम करने से उनके स्तर में भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य होना चाहिए। बाबा के दर पर पहुंच रहे श्रद्धालु की डगर आसान हो रही है, यही कामना है। बता दें कि काफी हद तक ग्लेशियर को साफ करते हुए मार्ग को चलाने योग्य कर दिया गया है और ऐसे में ही सुंदर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले पुलिस के 6, एसडीआरएफ के 24 और एनडीआरएफ के 16 जवानों को पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उधर उधम सिंह नगर जनपद में 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पंतनगर के एएनएक्स और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय के तहत एपीडा और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बढ़ावे के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड में भी विभिन्न प्रकार के कृषि और उद्यान के उत्पाद हैं, जिसको हम निर्यात की दृष्टि से चिन्हित करके उनके निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी और कालाडूंगी में उद्यान की फसलों संबंधित पैक हाउस की स्वीकृति मिल रही है, जिसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने
NADL लैब में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है, जिसकी संतुष्टि मिलने के ही बाद कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। पंतनगर में बैठक के बाद अनुप्रिया पटेल रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गई। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में गर्मी का सीजन शुरू होते ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। गर्मी के सीजन में जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो जाती है। गर्मियां शुरू होते ही हर साल जंगलों में यही हालात नजर आते हैं। वन विभाग अपनी तैयारियों की पूर्ण कर चुका है। जंगलों में आग लगने से रिहायशी इलाकों में घरों तक आग पहुंच जाती है। सल्ट में 5 क्रू सेंटर बनाए गए हैं, जो कि जिमार और पैसिया, हिनौला और मानीला के सदर और बाकी जगहों पर व्यवस्था की जा रही है। 23-24 चल रहा है। ऐसी स्थिति में 23-24 चल रहा है। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और वनों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे द्वारा सल्ट रेंज में 5 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और इसमें प्रत्येक क्रू स्टेशन में 4 कर्मचारी हैं और 5 फॉरेस्ट गार्ड, 2 फॉरेस्टर लगातार नियमित ड्रिल कर रहे हैं और हम लोग समय समय पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वनों में आग लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। और इस समय अगर आग लगती है तो जंगलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है और हम लोग अपना लगातार लोगों से वार्ता कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और इस पर काफी तरीके से हम नियंत्रण पा रहे हैं। गदरपुर के मुख्य बाजार में विधायक प्रतिनिधि रामपुर लिखी हुई बाइक का चालान करने से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और धरने पर बैठने की चेतावनी दी। दरअसल एक युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, तभी पुलिस ने युवक को रोककर उसका चालान काट दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और थाने पहुंचे, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और कार्यकर्ताओं ने थाना अध्यक्ष से मुलाकात कर सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की। जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने एसएसपी से बात कर आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच 3 दिन के अंदर की जाएगी और तब तक चंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर सीओ ऑफिस बाजपुर में अटैच रहेंगे। गदरपुर थाने के एक दरोगा हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में भी कई बार दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं और आज भी उन्होंने कुछ लोगों से दुर्व्यवहार किया है और जिसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम जनता भी है। और इसी विषय को लेकर आज यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे आए थे और अभी मैंने आदरणीय कप्तान साहब से बात भी करी है। सीओ साहब जी यहाँ थे और उनके संज्ञान में पूरा मामला दिया है और उनको तुरंत यहाँ से सीओ ऑफिस अटैच करने के लिए बोल दिया गया है और बाकी उसके बाद जांच भी उनके खिलाफ होगी। क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर बनाई गई एक मजार पर धामी ने सरकार का बुलडोजर चला है। बता दें कि कोटद्वार प्रशासन की टीम ने वन विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मजार को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले भी इस मजार पर एक सार्वजनिक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें मजार के वारिसन को सामने लाने की बात कही गई थी। देखिए, एक अवैध बाजार लैंडस्टार्म वन प्रभाग में थी काफी समय से। इसके संबंध में जो यहाँ पर लोग जिसमें आते रहते हैं उन सभी को नोटिस भी जारी किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके बाद जब कोई भी इसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही उसने अपना उसका विरोध किया, उसके पश्चात भी एक सार्वजनिक नोटिस वहाँ पर चस्पा किया गया था। यदि किसी को अपना दावा प्रस्तुत करना है, कुछ भी कहना है, तो उसके संबंध में आकर के अपने पक्ष को रखे। लेकिन किसी की व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा कोई भी अपना पक्ष यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि पूरी तरह से अवैध बाजार है और अवैध अतिक्रमण को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में सारी टीम के द्वारा महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम रानीखेत पहुंचे, जहां पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर मंडल युवा मोर्चा ने लोलीघाट से रानीखेत होकर माल रोड टीआरसी तक उनका सम्मान किया और रैली निकाली गई।
वहीं रुड़की में मोहम्मद जुल्फिकार इस बार रामपुर नगर पंचायत में चुनाव में हैं और प्रत्याशी बनकर उतरे हैं। मोहम्मद जुल्फिकार ने राजमहल होटल के पास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खानपुर विधायक उमेश कुमार पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत सब्जी मंडी में हजारों संख्या में लोगों ने पहुंचकर फूलमाला पहनाकर किया। देखिए, आज ये होटल राजमहल के प्रांगण में भाई जुल्फिकार, रहमत भाई और सभी साथियों ने मिलकर एक रोड शो रखा था और उसके बाद एक ये मुशायरे का आयोजन किया है। बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत आयोजन है। सभी युवा साथी, युवा टीम जो है वो यहाँ मौजूद है और भीड़ आप देख सकते हैं कि ना ये चुनाव है ना ये कोई ऐसा माहौल। विधायक जी का यहाँ आने पे मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इनके आने पे बहुत खुश हूँ और मुझे पहली बार बोला मैंने विधायक जी को, पहली बार उन्हें मुशायरे में बुलाया, रोड शो कराया हमने और पब्लिक ने हमारा इसमें साथ दिया। मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ अभी और लोगों ने ही मेरा साथ दे रहे हैं कि आप लड़ो, लोगों के कहे से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।